नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। लगातार पंचायत चुनाव के दौरान हम लोगों ने कवरेज किया था। गांव-गांव जाकर के हम लोगों ने दिखाया था कि किस प्रकार से जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो लगातार क्षेत्र में जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ब्रह्मपुर प्रखंड से प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि दुर्गाचरण मिश्रा, जो कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता भी हैं और वर्तमान में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद इनकी माताजी ब्रह्मपुर प्रखंड से प्रमुख पद पर नवनिर्वाचित हुई हैं। उनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि दुर्गाचरण मिश्रा हमेशा से सुर्खियों में बने रहते हैं। सुर्खियाँ इनका जो मुद्दा रहता है वो आमतौर पर शिक्षा का मुद्दा रहता है, विकास का मुद्दा रहता है। तो हाल ही में इन्होंने एक प्रेस वार्ता भी आयोजित किया था, जिसमें इन्होंने वंशवाद के खिलाफ कुछ बयानबाजी भी की थी। इन्हीं सभी मुद्दों पर आज हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं कि आप जो है ब्रह्मपुर जैसे एक राजनीतिक गढ़ से आप वहाँ के प्रखंड का प्रमुख का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसको लेकर के आपको बहुत बहुत बधाई और हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके चैनल और आपके जो भी चैनल के श्रोता हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं और उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी मुद्दों को शुरुआत से ही, चाहे वो ब्रह्मपुर मंदिर के, पूरे बिहार में मंदिरों के खुलने का मुद्दा हो या जो भी आम जनता की समस्या रहती है, शिक्षा, शिक्षक का विकास, सभी समस्याओं पर आप हमसे हमेशा जुड़े रहते हैं और जनता तक मेरी आवाज़ों को पहुँचाते हैं। जी अच्छा, बातचीत के सिलसिला को हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जनता ने आप पर विश्वास किया है, जनता का विश्वास आप जीत पाए हैं, तो कहीं ना कहीं आप विकास के मुद्दे को लेकर के आप जनता के बीच में गए थे और जनता ने आप पर विश्वास किया। तो क्या आने वाले दिनों में जो आपका कार्यकाल रहेगा, उस कार्यकाल में जनता से जो कुछ भी आपने वादा किया था, उस वादों पर आप कितना खरा उतर पाएंगे? देखिए, अभी 3 महीने के अंदर हमने जितना भ्रष्टाचार था ब्रह्मपुर ब्लॉक में, हमने प्रयास किया है कि भ्रष्टाचार खत्म हो। कल आरटीपीएस काउंटर पर के लिए कोई फॉर्म जमा करने के लिए जाता था, जातीय और आवासीय के लिए, तो 200 रुपया और 100 रुपया लिया जाता था। आधार कार्ड के लिए 200-300 रुपया लगता था और राशन कार्ड बनवाने के लिए पैसा बंदरबाट होता था, लगता था। ये सारा व्यवस्था वहाँ समाप्त हो चुका है और ब्रह्मपुर ब्लॉक एक स्वच्छ ब्लॉक के रूप में उसकी छवि बन रही है। और इसके साथ साथ जो ब्रह्मपुर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का धाम है, उसको विकास से संबंधित हमने माननीय पर्यटन मंत्री नारायण शाह जी से मिला, उनसे बात किया। अभी हाल ही में जज साहब लोग आए थे, उसके उन लोगों से मुलाकात हुई और ब्रह्मपुर मंदिर के विकास के संबंध में वार्ता हुई। अभी ब्रह्मपुर मंदिर का बहुत सारा विकास होने जा रहा है। एक सरकार कॉरिडोर बनाई है, उसमें कई करोड़ रुपया जो है आया हुआ है योजना ट्रस्ट में कि आप इसका विकास कीजिए, चौड़ीकरण कीजिए। अभी ब्रह्मपुर में जाम की समस्या थी, उसके लिए शांति समिति की बैठक में थाना प्रभारी महोदय के साथ मिलकर हम लोगों ने दिन में बड़ी बड़ी जो माल गाड़ियाँ हैं, जो बड़े बड़े ट्रक है, उसको आवाजाही हम लोगों ने रुकवाया है। तो बहुत सारी स्तर पर काम हो रहा है। बहुत सारे अभी ग्रामीण विकास विभाग के 3-4 रोड हैं, जो जोगियाँ और गराथा रोड है खुर्द का, वो रोड है, सेमरा का रोड है, कई रोड है जो खराब पड़े हुए थे, उसको मरम्मत करने के लिए और पुनर्निर्माण के लिए हम लोगों ने विभाग में प्रपोजल भिजवा दिया है। वहाँ से अप्रूवल भी मिल चुका है, उसका निविदा निकलने वाली है। तो चाहे स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था और रघुनाथपुर स्वास्थ्य केंद्र की लचर व्यवस्था थी, उसका भी जो है कई बार हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से लिखित हमारे पत्र भी हम लोगों ने दिया और उसका भी सुधार हो रहा है। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ लगभग 110 के आसपास शिक्षकों की नियुक्ति हुई और सारे शिक्षकों का सफलतापूर्वक ईमानदारी के साथ नियुक्ति हुई और सारे शिक्षक अच्छे से कार्य कर रहे हैं। आज MDM मध्याह्न भोजन योजना जो है शुरू हो गया है ब्रह्मपुर ब्लॉक में और पूरे ब्लॉक बहुत अच्छा से चल रहा है। अभी पढ़ाई की व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरीके से ब्रह्मपुर ब्लॉक में शिक्षक आ रहे हैं और पूरा समय देकर पढ़ा रहे हैं। तो जो मेन मूलभूत सुविधाएँ होती है, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी के लिए भी हम लोग सुधार कर रहे हैं। PhD वगैरह के जो भी विभागीय स्तरीय JE वगैरह है, उनसे बात करके तो सब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। किसानों की जो समस्याएं थी, खाद की कालाबाजारी का, उसको हमने कंट्रोल करने का प्रयास किया। आपको रोकेंगे, आपका जो ब्रह्मपुर क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से आप प्रखंड का प्रमुख का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वह जो क्षेत्र है कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है। साथ ही बाढ़ प्रभावित एरिया है वो, तो वहाँ पर किसानों को भारी क्षति होती है बाढ़ के दिनों में। उसके लिए आपके पास क्या कुछ योजना है? देखिए, बाढ़ के लिए हमारी योजना है कि सबसे पहले जो हमारा ये बांध है उसका मरम्मत किया जाना चाहिए। बांध के मरम्मत नहीं होने के कारण हर साल जो है हमको लगता है कि लाखों बीघा ज़मीन यहाँ से लेकर कोइलवर तक
बर्बाद हो जाता है और बहुत सारी जनसंख्या प्रभावित होती है। अब बाढ़ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बाढ़ जो है वो प्लानिंग के तहत कई जगह कटाव करके बांध को और एक षड्यंत्र के तहत लोग लाते हैं। तो इस षड्यंत्र को भी सरकार को समझना होगा और प्रशासनिक स्तर पर भी इसकी तैयारी करनी होगी। और यदि पूर्व में आपदा की सही तैयारी हो कि आपदा आने वाली है तो निश्चित रूप से हम लोग आसानी से उसका सोल्यूशन कर सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। जी। अच्छा, अब बात करें यदि आपकी, तो आप एक अभी वर्तमान में आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बरहमपुर का। इससे पहले आपको देखा जाता था कि आप राज्य स्तर पर और देश स्तर पर बड़े बड़े जो राजनेता हैं, जो मंत्री हैं, उन लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहता है। अभी भी आपका कई सारे पोस्ट सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है बड़े बड़े मंत्रियों के साथ। तो बक्सर के लिए आपका क्या कुछ विजन है आने वाले दिनों में? क्योंकि आपका जो पहुँच है या जो पहचान कहा जाए तो वो कहीं ना कहीं सत्ता में गहरा है। देखिए, बक्सर हमारा मिनी काशी है और बक्सर एक ऐसा स्थल है जहाँ साक्षात विष्णु भगवान दो बार आए। ऐसी देश में या विश्व में कहीं ऐसी भूमि नहीं है जहाँ के विष्णु भगवान एक अवतार में जन्म लिए हों वामन भगवान के रूप में और दूसरे अवतार में पढ़ने के लिए आए हों। जिसमें श्री रामचंद्र जी की शिक्षा भूमि बक्सर में हुई थी। दो बार विष्णु भगवान यहाँ आए। बक्सर जो है एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ हिल्या जैसे का उद्धार हुआ। ये उद्धार की भी भूमि है। हनुमान जी का ननिहाल है बक्सर हमारा। तो बक्सर जो है चौसा का युद्ध यहाँ हुआ। बक्सर में जो है ऐसी ऋषि मुनि सच्चिदानंद सहाय जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो बक्सर के ही रहने वाले थे। हमारे कई स्वतंत्रता सेनानी देश स्तर पर जिनका नाम रहा, लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी जो हमारे गांव के थे, गांधी जी के साथ आंदोलन में भाग लिया करते थे और आंदोलन में आज़ादी में लड़ाई में लड़े हमारे पूर्वज थे। तो ऐसे लोग हुए, ऐसे लोगों की तपस्वियों की भूमि है। महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि है जहाँ ऋषि मुनि तारकासुर का वध हुआ, राक्षसों का संहार हुआ, ऐसी भूमि है। तो निश्चित रूप से बक्सर का कैसे विकास हो, बक्सर में जितना ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसका यदि सही से वर्णन करा दिया जाए तो बक्सर से बड़ा पर्यटन स्थल पूरे बिहार में कहीं नहीं है। आपकी और क्या बक्सर पहल रहती है इसमें? देखिए, मैं जहाँ भी जाता हूँ बक्सर मेरी जन्मभूमि है। बक्सर में पढ़ा हूँ, बक्सर में रहा हूँ, बक्सर मेरी कर्म भूमि है और बक्सर में छात्र रानी से लेकर के अभी तक मैं शुरुआत से जुड़ा हूँ। बक्सर मेरा घर भी है। तो बक्सर में ये नहीं कि मैं पलायनवादी हूँ कहीं से आकर के चुनाव लड़ने के लिए जब लगा हूँ। बक्सर मेरी जन्मभूमि है और बक्सर मेरी, मरेंगे तो यहाँ, जिएंगे तो यहाँ। लेकिन बक्सर की धरती तो एक से एक बढ़ के वीर को अपने यहाँ जन्म दी है। बड़े बड़े नेता भी इस धरती से हुए हैं, लेकिन विकास क्यों नहीं हुआ यहाँ का? देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि आए उन्होंने यूज एंड थ्रो किया, उपयोग किया बक्सर को। वो जितने भी लोग आए वो बक्सर को उपयोग किए और थ्रो कर दिए। आज इसीलिए बक्सर जो है हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। आज बक्सर जो है यदि सही में कहें तो बक्सर में एक बहुत बड़े श्री रामचंद्र जी के नाम पर, विश्वामित्र जी के नाम पर एक बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, जो कि नहीं हुआ। आज गुरुकुल होना चाहिए था। जैसे श्री रामचंद्र जी आके यहाँ शिक्षा लिए, पूरे देश के लोग आकर के यहाँ शिक्षा स्थली बननी चाहिए। ये पूरे देश के लोग आकर के शिक्षा यहाँ ले बक्सर में, ऐसा एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। अच्छा। जैसे श्री रामचंद्र जी का मान लीजिए अयोध्या में मंदिर बन रहा है, तो बक्सर में उनकी जहाँ शिक्षा स्थली है, मैं माननीय मोदी जी से मांग करता हूँ कि जिन जिन जगहों पर गए श्री रामचंद्र जी भगवान राम, उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया। यहाँ अहिल्या का उद्धार किया, तारकासुर का वध किया, जग को भंग करने वाले लोगों का उन्होंने वध किया और भगवान यहाँ पे जो है शिक्षा ग्रहण किए। तो इसलिए शिक्षा यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, भगवान राम जहाँ शिक्षा लिए साक्षात। तो ऐसा बक्सर को शिक्षा के क्षेत्र में, बक्सर को पर्यटन के क्षेत्र में, बक्सर को धार्मिक क्षेत्र में यदि एक बहुत बड़ी विश्व में पहचान है, उसी को यदि हम लोग सही रूप में ला करके प्रस्तुत कर देंगे तो बक्सर हमारा निश्चित रूप से विश्व के सबसे ऊपर पटलों में से एक होगा। काशी भी ऐसी भूमि नहीं रही है जहाँ साक्षात दो बार विष्णु भगवान आए हों। पूरे विश्व में ऐसे ही एक मात्र भूमि है जहाँ दो बार विष्णु भगवान आए हैं। मतलब इतिहास गौरवशाली है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ का विकास नहीं हो पाया। दुर्भाग्य हम लोगों का है कि हमारे यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हुए पहले पूर्व के, उन्होंने बक्सर के विकास के लिए वादा बहुत किया, धरातल पर कुछ भी नहीं किया। यदि धरातल पर करने वाले लोग होते तो बक्सर की हमारी ये दुर्दशा नहीं होती, बक्सर हमारा आज पिछड़ा हुआ क्षेत्र नहीं होता। और बक्सर को पिछड़ने का, हम जब तक अपनी मेंटलिटी अपनी सुधार नहीं करेंगे, बक्सर के लोग आपस में जब तक लड़ना नहीं बंद करेंगे, बक्सर में के लोग जब तक आपस में मेल भाव प्रेम बना करके और सब एक दूसरे के पूरक बन के काम नहीं करेंगे, तब तक विकास का संभव नहीं है। इसलिए बक्सर के विकास को यदि करना है तो हम लोग को मिलजुल करके सभी लोगों को बक्सर का विकास करना होगा। चूँकि आप शिक्षा का मुद्दा हमेशा उठाते रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था पर आपका सवाल रहता है, तो अभी एक वर्तमान में एक
चर्चा चल रही है आपको लेकर के, जो शिक्षक संघ के जो लोग हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो गया में एमएलसी चुनाव होने वाला है शिक्षक का, उसमें आपका दावेदारी सुनिश्चित होने जा रही है, तो ऐसा कयास लोग लगा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, शिक्षकों के मान सम्मान के लिए, देखिए बिहार में सबसे अधिक यदि किसी चीज़ का नहीं विकास हुआ है तो शिक्षा का। आज किसी भी कॉलेज में, स्कूल में 10+2 2012 से शुरू हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी 2012 से सभी विद्यालयों को, हाई स्कूलों को 10+2 में अपग्रेड किया। आज 10+2 स्कूल में कॉमर्स के टीचर नहीं है। आज एक भी आप स्कूल दिखा लीजिए जिसमें साइंस के, विज्ञान के शिक्षक हैं। 10+2 स्कूल में चले जाइए, विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं। डिग्री आपको ऐसे ही मिल रही है। तो जब तक विज्ञान के शिक्षक नहीं होंगे तो वैज्ञानिक पैदा कहाँ से होंगे? तो और बिहार जो है ऐसी भूमि रही है जहाँ आर्यभट्ट जैसे विद्वान लोग पैदा हुए। तो जब तक हम लोग विज्ञान के शिक्षक नहीं रहेंगे, ये नहीं, बुनियादी सुविधाओं, किसी विद्यालय में चले जाइए शौचालय नहीं है, किसी में पुस्तकालय नहीं है, बच्चों को बैठ के पढ़ने के लिए रूम नहीं है, छात्राओं को कॉमन रूम नहीं है, अच्छे अच्छे जगहों पर जो है 10+2 शिक्षकों की कमी है। कहीं 500 विद्यार्थी हैं तो 3 शिक्षक हैं, और कहीं 20 शिक्षक हैं तो 100 विद्यार्थी हैं। तो इसका भी समंजन होना चाहिए, और शिक्षक और छात्र के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। साथ ही शिक्षकों के मान सम्मान के लिए शिक्षकों को सामान्य कार्य का समान वेतन देना चाहिए। आज एक नियोजित शिक्षक को मिलता है 30-35 हज़ार रुपया, तो किसी परमानेंट जो बहाली है उनको लाख रुपया मिलता है, जो बीपीएससी से गए हैं पहले पूर्व में। तो ऐसा असमानता नहीं होनी चाहिए। एक कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। आज किसी बच्ची का यदि बक्सर जिला की रहने वाली है, उसको शिक्षक में ज्वाइन किया हाई स्कूल में या मिडिल स्कूल में, तो उसका यदि शादी सर्विस यहाँ लगा है और शादी आरा जिला में हो गई तो वो नौकरी यहाँ कर रही है, तो एक छिक ट्रांसफ़र उनको मिलना चाहिए ताकि वो आसानी से पढ़ा पाए। यदि वो आरा में रहेगी, आरा उसकी शादी हुई है तो समय पर उपस्थित होगी तो अच्छे से पढ़ाएगी बच्चों को। तो इसलिए शिक्षकों को एक छिक जो है वो ट्रांसफ़र मिलना चाहिए। उसी के साथ साथ आज प्रमोशन का मुद्दा लंबित है पूरे बिहार में। 10 वर्ष से अधिक के शिक्षक पढ़े हुए हैं, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष के शिक्षक पढ़े हुए हैं, आज उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार जो है चाइनीज वेतन दे दिया, और प्रमोशन में भी वही खेल चल रहा है। पूर्व के जो हमारे एमएलसी है संजीव श्याम जी, मैं उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूँ, चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन यदि मैं एक भी मुद्दा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, आज भी मैं कहता हूँ आपसे, यदि एक भी शिक्षकों के विकास के लिए जो उन्होंने वादा किया था, ट्रांसफ़र का, प्रमोशन का, नियुक्ति का और समान काम के समान वेतन का, एक भी मुद्दा यदि वो सरकार से हल करा दे तो मैं चैलेंज करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, संजीव श्याम जी का मैं समर्थन करूँगा। लेकिन उन्होंने केवल धोखा देने का काम किया है शिक्षक समाज को, और शिक्षक समाज को ठगने का काम किया है, और शिक्षकों का अपमान करने का काम किया है। आज एक वाइस चांसलर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में आए थे, उनको उन्होंने जाकर के साजिश करके बलपूर्वक छुट्टी पर भेज दिया, और वो शिक्षक जो है छुट्टी में ही रिटायर हो गया। तो शिक्षकों का अपमान करने का काम किए हैं। और वही नहीं, अपने गया छोड़ करके कहीं भी आरा, बक्सर, सासाराम, रोहतास में उनकी एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी भी दिखा दीजिए, तो मैं कहता हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज कहीं एक विद्यालय में एक उनका बेंच भी आ गया हो तो बता दीजिए उनके फंड से, उनके निधि से। कुछ नहीं काम करते हैं वो शिक्षकों के लिए, कोई भी मान सम्मान नहीं है। तो शिक्षकों का मान सम्मान का भी उन्होंने ख्याल नहीं रखा है। इसलिए शिक्षकों के सम्मान के लिए यदि शिक्षक समाज कहेगा, यदि बुद्धिजीवी समाज कहेगा, तो निश्चित रूप से मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, और आपके सामने मैं कहता हूं कि मैं उनको पराजित करके रहूंगा हर हाल में। जी, अच्छा, मान लीजिए शिक्षक का जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है उसमें आप उतरते हैं और जीत जाते हैं, लोगों का समर्थन आपको मिलता है शिक्षकों का, तो जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा व्यवस्था में आप सुधार की मांग कर रहे हैं, तो कितना कुछ आप उस जो आपका वादा रहेगा उस पर आप खरा उतर पाएंगे, और जो क्या कुछ प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी चुनाव? देखिए, हमारी प्राथमिकताएं हैं। आज 40,000 प्राध्यापकों की बहाली हो रही है, उसमें जो हमारे पूर्व के नियोजित शिक्षक हैं या जो परमानेंट बहाली से शिक्षक हैं, जब हमारे पास अनुभवी लोग हैं तो हम क्यों कर रहे हैं कि डीएवी और प्राइवेट विद्यालयों से जो 10 वर्ष का एक्सपीरियंस लायक है उसको प्रधानाध्यापक बनाएंगे? जब हमारे पास ऑलरेडी प्रधानाध्यापक बनने वाले लोग हैं तो उनको हम प्रमोशन देकर क्यों नहीं बनाएंगे? कल जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षक बनते थे, ये क्या हो गया? ये तो शिक्षकों के साथ समान धोखा है। 32 भागों में 32 प्रकार की नियुक्तियां शुरू हो गई। आज क्या नगर परिषद का शिक्षक नगर पंचायत में नहीं जा सकता है? नगर पंचायत का शिक्षक क्या नगर निगम में नहीं जा सकता है? गांव का शिक्षक क्या शहर में नहीं पढ़ा सकता है? ये तो सरासर धोखा है सरकार का शिक्षकों के साथ में। और शिक्षकों का यूनियन बनाने से कोई नेता नहीं बन जाता है शिक्षक का। जब तक शिक्षकों के मुद्दे को लेकर के लड़ने का आप में नहीं रहेगा, यदि मैं इन मुद्दों को नहीं हल कर पाया तो मैं शिक्षकों के बीच दोबारा आने का प्रयास नहीं करूंगा और दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। यदि एक बार मुझे यदि शिक्षक समाज और बुद्धिजीवी समाज इस चुनाव में जिताते हैं
तो मैं इन मुद्दों को यदि हल नहीं किया तो दोबारा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और आजीवन उन लोगों का गुलाम बनकर रहूंगा। ये गारंटी है मैं आपके चैनल के माध्यम से। और जो भी हमारी प्राथमिकताएं हैं उसको पूरे करने का मैं वचन देता हूं कि निश्चित रूप से आप मुझे एक बार साथ दीजिए। जिस तरह सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आप मुझे समर्थन कीजिए, अब मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा और आप शिक्षक समाज का सम्मान होगा। और शिक्षक जैसे चाणक्य होते थे उसी तरह से शिक्षक का सम्मान होगा। और बिहार में मुख्यमंत्री जी हो, निश्चित रूप से शिक्षकों को अपना सम्मान देंगे और उनकी बातों को मानेंगे। जी, वंशवाद पर भी आपने पिछला प्रहार किया था, उसको लेकर हम वही पूछे थे आपसे कि हमारे सभापति जी हैं यहाँ गया स्नातक क्षेत्र से MLC हैं, उनको भी मैं आग्रह करता हूँ कि आपने जो सीनेट का मेंबर बनवाया है अपने बच्चे को, तो क्या राजपूत समाज में गरीब बच्चे कार्यकर्ता नहीं हैं? राजपूत समाज में गरीब बच्चे भी तो कार्यकर्ता है ना भारतीय जनता पार्टी के। आप उनको सीनेट का मेंबर नहीं बना सकते थे? आपने सीनेट का जो मेंबर बनाया है अपने बेटे को, तो आपको जो है कार्यकर्ताओं का ख्याल रखना चाहिए। अगले साल में चुनाव है तो उसमें आप लोग आ जाते हैं अपने जाति पाति पर और व्यवस्था पर चले जाते हैं और काम करने लगते हैं। तो क्या आपको अभी नहीं देखना चाहिए? गरीब बच्चे तो हर समाज में है और कार्यकर्ता भी है, तो कार्यकर्ताओं का जरूर ख्याल रखना चाहिए। और कार्यकर्ताओं का ख्याल रखने के बाद जो भी आपके परिवार के लोग हैं उनका ख्याल रखिए। और भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम नहीं कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि हम वंशवाद के खिलाफ हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम वंशवाद और परिवारवाद राजनीति के खिलाफ हैं। तो इसको बिहार में भी अपनाया जाना चाहिए। आज बिहार में क्या गरीब का बेटा विधायक नहीं बनेगा? गरीब का बेटा MLC नहीं बनेगा? गरीब का बेटा MP नहीं बनेगा? क्या आप MLC नहीं बनेंगे? आप MLA नहीं बनेंगे? तो मैं पूछना चाहता हूं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं कि आप अन्य समाज में भी, आपके समाज में भी गरीब बच्चे और लोग भी हैं, उनका भी थोड़ा ख्याल रखिए। क्या माना जाए कि दुर्गाचरण मिश्रा मूड बना लिए हैं MLC चुनाव लड़ने का? देखिए, हमारा मूड नहीं, जनता के मान सम्मान के लिए, शिक्षकों के मान सम्मान के लिए मैं किसी भी हद तक लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। दुर्गाचरण मिश्रा फैक्टर नहीं है। यदि गुलशन सिंह भी आएंगे मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो मैं उनके पीछे खड़ा हूँ 100%। आप अपना समय दिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बक्सर का शाहाबाद का पूरे आप विकास में आप मीडिया के माध्यम से भी लगे हुए हैं। आप लोकतंत्र की चौथी स्तंभ हैं और इतना अच्छा आप हमेशा लोगों को लेकर के चलते हैं। आपको कोटि कोटि आभार। नमस्कार। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, जो ब्रह्मपुर प्रखंड के जो प्रमुख प्रतिनिधि दुर्गाचरण मिश्रा और भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने बताया कि ये आने वाले दिनों में शिक्षकों के मान सम्मान को लेकर के जो चुनाव होने वाला है MLC का, गया में शिक्षक MLC का, उसमें ये अपना दाव जो है वो आजमाने वाले हैं। इन्होंने बताया कि शिक्षकों के साथ जो भेदभाव होती है उस मुद्दे पर ये लड़ाई लड़ने वाले हैं और इन्होंने वंशवाद पर भी प्रहार किया है। इन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, मोदी जी, उनके द्वारा जो वंशवाद है, जो जातिवाद है, उसके खिलाफ हमेशा से आवाज़ बुलंद किया जाता रहा है। उसी को लेकर के ये भी इस बार जो चुनाव होने वाला है उसमें वंशवाद के खिलाफ हैं। और इन्होंने बताया कि यदि इनको मौका मिलता है तो ये शिक्षकों के मान सम्मान की लड़ाई जो है वो सरकार से लड़ेंगे, उनका जो हक है उसे दिलाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।